Hello students, let's see third application of dimensional analysis. Okay, dimensions are also used to derive the relation between two physical quantities. Okay, आगे हमने दो एप्लीकेशन देखी थी. पहली थी टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, सेकेंड वाली थी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. ओके, दैट मीन्स डायमेंशंस आर यूज्ड टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन. ओके, और थर्ड वाली देखते हैं कि dimensions are also used to derive relation between two physical quantities. In our textbook, example number 2.17 is based on this method. Okay, so let's see how these dimensions are used to derive the physical relation between two quantities, or you can say more than two quantities. Okay, here in this problem, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under action of the force of gravity. Okay, suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length L, mass of the bob m, and acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using the method of dimensions. Here in this problem we can say time period t. Okay, time period of oscillation, let it be capital T, okay, of simple pendulum depends on its length of pendulum, mass m of the bob, and acceleration due to gravity. Over here one pendulum, आपको पता है, आप सबने देखा है पेंडुलम. ठीक है, तो पेंडुलम है, क्या कर रहा है, यहाँ पे ओसिलेट कर रहा है. ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. और उसका जो ओसिलेशन का टाइम पीरियड है वो तीन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है. कौन से लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम, ये आपका बॉब होता है. ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ इसकी ले लेते हैं एल. लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, लेंथ आपकी होती है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ बॉब तक. ये पूरी जो होती है उसको लेंथ ऑफ पेंडुलम बोलते हैं. ठीक है, ये आपका बॉब है, ये है स्ट्रिंग. ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन अ ओवर हियर लेंथ एल, ओके, मास m and gravitational g. So time period t of simple pendulum is directly proportional to length L, mass m, and gravitational acceleration, or you can say acceleration due to gravity small g. Okay, so here removing this proportionality, we have to put proportionality constant. So let k is the proportionality constant, and dimensions over here we have to find the dimensions. Okay, so let's find dimensions, and to find the dimension, I can say over here dimensions of L, M and G are, let it be x, y and z. Okay, तो यहाँ पे ये एक्चुअल फिजिकल रिलेशन मुझे पता नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप स्पीड देखो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, मतलब ये इसका यूनिट होता है मीटर सेकेंड माइनस वन. तो इसका मीटर का पावर 1 है, सेकेंड का -1 है. ठीक है, आप ये रिलेशन को लिख सकते हो x1 p -1. तो ये होते हैं पावर्स, ये एग्जैक्ट रिलेशन है, आप देख सकते हो. ऐसा एग्जैक्ट रिलेशन मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, चलो, कंसीडरिंग डायमेंशंस बोथ साइड, कंसीडरिंग dimensions on both sides. ओके, LHS में देखो आपके पास क्या है, LHS में आपके पास टाइम है t, तो t के डायमेंशंस हो गए t1. ठीक है, टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड पे मास और लेंथ के डायमेंशंस कितने हो गए, m0 l0. सिर्फ यहाँ पे टाइम का t1 होगा. राइट हैंड साइड आपके पास देखो क्या है, k है. k क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा हुआ है. ठीक है, L है आपके लेंथ, उसके डायमेंशन हो गए L1, उसका पावर x. ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद जो मेरे पास है वो है मास.
मास के डायमेंशंस हो गए m1 और उसका पावर है y। ओके, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो उसके डायमेंशंस कितने हो गए? एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं आपके L1t-2, ठीक है, उसका पावर है z, तो ये z रख दिया, ये आपका पावर 2 है, ठीक है। चलो अब RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपका देखो यहाँ पे L⁻x है, यहाँ पे क्या है m⁻y है, और देखो यहाँ पे पावर अप्लाई करो तो एक L⁻z और t आपका कितना है -2z, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास m0 L0 t1, ठीक है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो आपका k एज इट इज है, यहाँ पे देखो L⁻x है और L⁻z है, तो बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो मतलब आपका हो गया L⁻x प्लस z हो गया। ओके, m⁻y एज इट इज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइम है t है -2z। LHS में आपका m0 t0 L0 t1 एज इट इज है, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक अभी क्लियर है। अब क्या करना है, दोनों तरफ के डायमेंशंस जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड के डायमेंशंस कंपेयर कर लेते हैं। कैसे कंपैरिजन करना है, तो देखो मास के जो डायमेंशन है वो मास के साथ ही कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पे मास के डायमेंशंस LHS में 0 है, RHS में कितना है y है, तो दोनों तरफ के डायमेंशंस कंपेयर करें तो पहला इक्वेशन बनता है मेरा y = 0, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे देखो LHS में लेंथ का पावर 0 है, RHS में x प्लस z है, तो पावर कंपेयर करने पर इक्वेशन आपका हो जाएगा 0 = x प्लस z। ओके, तीसरा वाला देखो टाइम का पावर 1 है LHS में, RHS में -2z है, तो डायमेंशंस कंपेयर करने पे क्या बन गया मेरा -1 = -2z, ये +1 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन को लिख सकते हैं x = -z, x इस तरफ ले लो, ठीक है, तो आपका x = कितना हो गया -z हो गया। और यहाँ पे देखो z की वैल्यू कितनी है, z को सब्जेक्ट बना लो, तो ये आपका है -1/2, ठीक है। चलो तो आपका z आया -1/2, तो x कितना होगा, ये माइनस एज इट इज z की वैल्यू रख देते हैं, वो है -1/2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया +1/2 हो गया x। तो अभी मेरे पास x मिल गया है, y मिल गया है और z भी मिल गया है, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, ओके, तो x, y और z की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन में। तो t = आपका था कितना था, t = था k L⁻x m⁻y और g कितना था z। तो ये k आपका एज इट इज L⁻x, देखो x कितना आया हाफ आया, तो ये L⁻½ हो गया आपका। m⁻y देखो m⁻y, y कितना है मेरा 0 है, मतलब मास का पावर 0 है। g⁻z है, तो g⁻z है मेरा -1/2, तो ये हो गया -1/2, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो मास का पावर 0 है, मतलब वो हो गया 1, मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मास का पावर 0 है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो एक्चुअल में मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट रिलेशन क्या मिला, t = k, ये L⁻½ को लिख सकते हैं √n, ये देखो g⁻⁻½ है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो g⁻+½ हो जाएगा, और हाफ है मतलब रूट में लिख सकते हैं, तो पूरा हो गया आपका t = k × √L/g, ठीक है। चलो प्रैक्टिकली वैल्यू ऑफ k कितनी मिलती है, k की वैल्यू मिलती है 2π जितनी, वो प्रैक्टिकली मिलती है, ठीक है। तो टाइम पीरियड t कितना हुआ आपका 2π √L/g, ये हो गया फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने डायमेंशंस के अर्थ पे क्या किया, रिलेशन डिराइव किया बिटवीन टू और यू कैन से मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी k की प्रैक्टिकल वैल्यू सर ने कितनी ली है 2π ली है,
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सम हम लोग सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी जेडब्ल्यू और नीट में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू 2 पाई कैसे पता चली, वो प्रैक्टिकली पता चली है। तो आपके लिए यहाँ पे हिंट है कि जब भी टाइम के रिलेटेड फाइंड आउट करना होता है, आपको टाइम का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी वो कितना यूज करना है, 2 पाई जितना यूज करना है। ठीक है, अब जब आपको कभी फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन यूज करना हुआ, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होता है 1/t। तो आपको फ्रीक्वेंसी का कभी इक्वेशन यूज करना है तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जो है वो कितना रखना है, 1/2 पाई रखना है। और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप फेस करोगे, जिसके ऐसे रिलेशन डिराइव करने रहेंगे, वो सबके लिए के की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। ठीक है, if force F, acceleration A and time t are basic physical quantities, the dimensions of energy are here. In this problem, force, acceleration and time are basic physical quantities, okay, and we have to find the dimensions of energy. Okay, so here we can say in the dimensions of energy E, force F, acceleration A and time t are basic physical quantities. Okay, so energy E is proportional to force F, acceleration A and time t. So I can say E is equal to F raised to x, A raised to y and t raised to z. Okay, so and now putting the dimensions of both side, energy के जो dimensions होते हैं वो कितने होते हैं, m1 l2 t-2। चलो फोर्स के डायमेंशन कितने हैं, m1 l1 t-2 रेस टू x। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन की जगह पे रख देते हैं l1 t-2 रेस टू क्या है यहाँ पे y। ठीक है, नेक्स्ट है t रेस टू z। ठीक है, चलो t मतलब यहाँ पे टाइम होता है तो उसके डायमेंशंस लिख देते हैं t1 रेस टू z। ठीक है, चलो तो ये RHS में देखो आपके पास क्या है, m रेस टू x है, l रेस टू देखो यहाँ पे l रेस टू x है, यहाँ पे l रेस टू y है, तो ये l रेस टू x, l रेस टू y। यहाँ पे देखो t रेस टू क्या है, यहाँ पे -2x हो जाएगा, यहाँ पे -2z हो जाएगा और यहाँ पे z होगा, तो t रेस टू -2x, t रेस टू -2y और t रेस टू कितना हो गया आपका z। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या होगा, यहाँ पे m रेस टू x एज इट इज, l रेस टू लिख सकते हैं x प्लस वाई, t रेस टू क्या लिख सकते हैं -2x -2y प्लस z जितना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वैसे प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे LHS में जो डायमेंशंस थे m1 l2 t-2, तो अब क्या करना है, कंपेयरिंग पावर और यू कैन से डायमेंशंस ऑन ऑफ बोथ साइड्स। ओके, डायमेंशन कंपेयर करने हैं दोनों साइड के। देखो मास के डायमेंशंस मास के साथ कंपेयर करने हैं तो आपको एक मिलेगा x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो l के डायमेंशंस l के साथ कंपेयर करने हैं तो मतलब आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं y इज इक्वल टू कितना होगा, 2 माइनस एक्स जितना होगा, ये 2 है आपका, तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू आपकी 1, मतलब y भी आपका कितना आया, 1 आया। तीसरा इक्वेशन यहाँ पे देखो मेरा क्या आया, तीसरा इक्वेशन है मेरे पास -2x -2y प्लस z इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे -2t के पावर कंपेयर करने, और -2x -2y प्लस ये z इज इक्वल टू कितना है आपका -2। तो -2x की वैल्यू देखो 1 है, -2y की वैल्यू भी 1 है, प्लस z इज इक्वल टू कितना है -2। तो आपका एक -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका -2 प्लस z इक्वल टू क्या बचा, 0। तो z इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
अगर ये इक्वेशन में हम लोग ई के डायमेंशंस, यहाँ पे देखो आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट के एक लिख देते हैं पहले तो, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सब जगह, क्योंकि ये छूट गया था यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू हमने आगे डिस्कस किया लेक्चर में कि कितनी है, 1 है, ठीक है। टाइम पीरियड है तो 2 पाई लेना है, फ्रीक्वेंसी है तो 1/2 पाई लेना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ई का इक्वेशन क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू वी कैन से K1 हो गया आपका एफ रेस टू एक्स यानी कि एफ रेस टू 1, ए रेस टू वाई यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए रेस टू वाई, वाई आपका 1 है तो ए रेस टू 1 हो गया। टी रेस टू आपका कितना है, जेड है, ठीक है, तो टी रेस टू कितना 2 हो गया, जेड की वैल्यू आपकी 2 आई है, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी का इक्वेशन। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। If force F, length L and time T be considered fundamental units, then unit of mass will be, okay, here dimensions of force means unit of force, length L and time T को क्या लेना है आपको, फंडामेंटल यूनिट्स लेना है, और क्या फाइंड आउट करना है, मास के यूनिट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन की हेल्प से वापस हम लोग बोल सकते हैं कि ओवर हियर इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे मास है वो किसके ऊपर डिपेंड है, फोर्स एफ के ऊपर डिपेंड है, लेंथ एल के ऊपर डिपेंड है, और तीसरा है आपका टाइम। सो वी कैन से मास इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी। सो एम इज इक्वल टू के एफ एल टी, एफ रेस टू एक्स ले लेते हैं, एल रेस टू वाई, टी रेस टू जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक्स वाई जेड क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलो तो अभी क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशंस रख देते हैं। तो m यहाँ पे देखो मास का डायमेंशंस m1, यहाँ पे लेंथ और टाइम नहीं है तो उसके डायमेंशंस कितने होंगे, L0 T0, k इक्वल टू के एफ रेस टू एक्स है तो f के डायमेंशंस हो गए m1 L1 t माइनस 2 रेस टू x, लेंथ के हो गए L1 रेस टू y, टाइम के हो गए T1 रेस टू z, ठीक है। चलो सो k यहाँ पे देखो m रेस टू कितना हो गया, ये x पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे देखो l रेस टू कितना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे l रेस टू y है, तो ये l रेस टू x, l रेस टू y, t रेस टू कितना है आपके पास -2x है, यहाँ पे t रेस टू z है, तो ये आपका होगा k m रेस टू x, यहाँ पे देखो ये l दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो l रेस टू x प्लस y हो गया, यहाँ पे कितना हो गया t रेस टू -2x प्लस z हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वी कैन से m1 L0 T0 हो गया। अब दोनों साइड के डायमेंशंस कंपेयर कर लेने हैं, ठीक है, कंपेयरिंग डायमेंशंस, ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखो मास के डायमेंशन मास के साथ कंपेयर करने हैं तो आपको एक वैल्यू मिलेगा x कितना होगा आपका 1, ओके। दूसरा देखो वाई एल के साथ कंपेयर कर देते हैं, एल रेस टू यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे एल रेस टू 0 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं -x, तो y आपका कितना आया -1 आ गया। तीसरा है -2x प्लस जेड, टी के डायमेंशन, यहाँ पे टी के डायमेंशन 0 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है। तो -2x की वैल्यू है 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सो जेड इक्वल टू यहाँ पे इस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जेड आ गया 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन को देखो कैसे आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हैं कि m इक्वल टू कितना, k जो है आपका 1 प्रैक्टिकल वैल्यू, m इक्वल टू यहाँ पे देखो 1, f रेस टू x है, f रेस टू x मतलब f रेस टू 1, l रेस टू y, l रेस टू y, y यहाँ पे -1 है, ये रख दिया -1, t रेस टू z तो t रेस टू 2 रख देते हैं, तो ये हो गया आपका आंसर f रेस टू 1, l रेस टू -1 और t रेस टू कितना आया 2 आया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है 1 जो है वो करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। A gas bubble from an explosion under water oscillates with a period proportional to p raised to a, d raised to b and e raised to c, where p is pressure, d is density of water and e is the energy of explosion.
then A, B, C are respectively. So here in the solution of this problem, a gas bubble which is inside the water oscillates with a time period t proportional to P raised to A, D raised to B and E raised to C, where P is what? P is a pressure which is given over here. Okay, D is what? D is a density एंड ई क्या होता है, यहाँ पे ई दिया है आपको, ई क्या है? एनर्जी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी और सी जो पावर्स है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ए बी और सी पावर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोनों तरफ की जितनी भी क्वांटिटीज है उसके डायमेंशंस आने चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे डायमेंशंस वाले लेक्चर में हमने पहले ही डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रख दिया, पी रेस टू ए, डी रेस टू बी और ई रेस टू सी। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टाइम पीरियड है, वहाँ पे मास और लेंथ नहीं है, तो उसके पावर्स कहाँ कितने होंगे? 0 होंगे। सो m0 l0 t1 इज इक्वल टू के पी रेस टू ए। यहाँ पे देखो ये क्या है? प्रेशर है। प्रेशर के डायमेंशन हमने डिराइव किए थे, कितने थे? m1 l-1 t-2 रेस टू ए। उसके बाद d क्या है? d डेंसिटी है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l-3 रेस टू b। e क्या है? एनर्जी है। चलो एनर्जी के डायमेंशंस m1 l2 t-2 रेस टू कितना है? यहाँ पे c है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो दोनों तरफ के डायमेंशंस कंपेयर करने हैं, लेकिन पहले RHS जो है वो पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो k यहाँ पे देखो m रेस टू a, ये m रेस टू यहाँ पे b है और यहाँ पे m रेस टू c। तो अगर डायरेक्टली लिखे तो ये कितना होगा? m रेस टू a प्लस b प्लस c। अभी यहाँ पे देखो l रेस टू माइनस ए हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे ये l रेस टू -3b हो जाएगा और ये होगा l रेस टू 2c। तो l रेस टू लिखे तो ये -a -3b और ये कितना है? +2c। ठीक है, अभी देखो t रेस टू क्या है? यहाँ पे आपके पास t रेस टू -2a है, यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे -2c है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2a -2c। और RHS में क्या है? LHS में क्या है आपके पास? m0 l0 t1। अभी देखो दोनों साइड के डायमेंशंस क्या करने हैं? कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो मास के डायमेंशंस है, मास के साथ कंपेयर करेंगे तो पहला इक्वेशन मुझे मिलेगा 0 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी। दूसरा इक्वेशन देखो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? l के l के साथ कंपेयर कर रहे हैं, -a -3b प्लस 2c जितना। और तीसरा इक्वेशन देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? -2a है -2c है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2a -2c। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये इक्वेशन में 2 अननोन है, ये दोनों इक्वेशन में 3 अननोन है। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे? ये जो टर्म्स है तीसरे इक्वेशन में a और c, तो उसके टर्म में लेके आएंगे। तो ये पहले 2 इक्वेशन में से मुझे b को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये पहले इक्वेशन को 3 से क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे -3b है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? +3b हो जाएगा। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करने LHS तो कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। RHS में होगा आपका 3a प्लस 3b प्लस 3c। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना है? देखो आप, ये इक्वेशन है आपका सेकेंड इक्वेशन, वहाँ पे -3b है, तो अभी इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये वाला इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, तो आपका LHS 0 ही रहेगा। ठीक है, RHS में देखो ये 3a -a 2a बच गया, +3b -3b 0 हो गया, +3c +2c कितना हो गया? 5c जितना हो गया। ठीक है, ये बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो ये देखो आपका एक यहाँ पे 2a + 5c है, यहाँ पे -2a -2c है। ठीक है, तो 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, हेडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। अगर 3 और 4 को ऐड करते तो देखो इसमें LHS में कितना होगा? 0 + 1 1 होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो 2a है, यहाँ पे -2a है, मतलब a कैंसिल हो गया, 2a कैंसिल हो गया, 5c
माइनस यहाँ पे देखो 2c है, तो कितना बचा राइट हैंड साइड में 3c। तो यहां से बोल सकता हूं कि c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, c की वैल्यू आएगी 1/3। चलो अभी मुझे c मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे c पता चल गया। अभी क्या करेंगे, अभी a और b क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पे 0 इक्वल टू आपका एक इक्वेशन आया था 2a + 5c, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन 4 है आपका कितना है, यहाँ से लिख सकते हैं 2a = -5c। ओके, तो a कितना है -5/2, c है, c की वैल्यू आई है 1/3। तो -5/2 और c की वैल्यू रख देते हैं 1/3। तो ये आपका कितना हो गया, -5/6 हो गया। तो a लिख सकते हैं -5/6। ओके, देखो अभी आपके पास a है, c भी है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ अभी b फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो b कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं b की। यहाँ पे देखो ये आपका सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन आया था a + b + c = 0। तो हियर वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से सब्जेक्ट बनाओ या यहाँ से बनाओ, ये 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये वाला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं b को सब्जेक्ट बना लूंगा तो b उस तरफ चला जाएगा। तो b कितना होगा मेरा, b = मैं लिख सकता हूँ -a - c। तो आपका -a कितना है, यहाँ पे देखो -a मतलब -5/6, वंस अगेन -c मतलब 1/3। तो ये कितना हो गया, देखो आप सॉल्व करने पे ये आपका है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं +5/6 -1/3। ये b है आपका, देखो तो ये कितना आएगा यहाँ पे 5 - 6 / 18, ठीक है। तो माइनस कितना आया 5 - 6 डिवाइड बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये कितना होगा 5 - 6, ओके। यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे -6 डिवाइड बाय 18। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 15 - 6 मतलब 9/18, मतलब हो गया आपका 1/2। तो आपका बी का जो फाइनल आंसर होता है वो कितना आया 1/2 आया, ठीक है। चलो तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, ये एक फाइनल फॉर्मूला था T = Kp⁴A d⁴B और e⁴C। उसमें a b c के वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई है -5/6 आई है, b कितना आया हाफ आया, c कितना आया 1/3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे -5/6 a, b आपका हाफ, और जो c है वो आपका 1/3 है, ठीक है। ऐसा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो सी इज अ करेक्ट।